हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज पुलिस एक्ट की 3rd क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रोविज़न जिसमें अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन होता है और उनका खर्चा कैसे होता है, उनको कब रखा जाता है, कब हटाया जाता है। ऐसे जितने भी प्रोविज़न पुलिस एक्ट में है, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15 का और सेक्शन 16, वो सभी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको कवर हो जाएंगे। अगर पुलिस एक्ट के आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लास देख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये आपको जो क्लास चल रही है पुलिस एक्ट की, ये बिल्कुल फ्री है। इसकी PDF आपको लॉग्यान के टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं टेलीग्राम का लिंक नहीं खुल रहा है, तो आप बस टेलीग्राम में जाइए और वहाँ सर्च कीजिए लॉग्यान 1, LAWGYAN 1 विदाउट स्पेस, ये सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां वही लोगो मिलेगा जो यूट्यूब चैनल का लोगो है। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कई लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। ये पूरा पेड ग्रुप का मटेरियल है जो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आपको इससे नहीं पढ़ना है तो आप किसी से भी पेड ग्रुप ले सकते हैं, अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पुलिस एक्ट हम लोग कर रहे हैं। पुलिस एक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश मेरी ये है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 13 से। पीछे के कुछ सेक्शन पढ़ा चुका हूँ, 1-2 सेक्शन छूटे हैं। वो इसलिए छूटे हैं क्योंकि मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, सेक्शन वाइज कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक में आज के टॉपिक में है अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। तो अगर साधारण पुलिस जिले के अंदर, किसके अंदर? साधारण पुलिस जिला। अब सबसे पहली बात है कि साधारण पुलिस जिला कौन सा होगा, ये परिभाषा धारा 1 में दी गई है। और साधारण पुलिस जिला कौन सा होता है? जहां पुलिस एक्ट लागू है, ऐसा स्थान, ऐसा राज्य, राज्य का कोई स्थान, कोई प्रेसिडेंसी या उसका कोई स्थान जहां पुलिस एक्ट लागू है, वो साधारण पुलिस जिला है। ठीक है, साधारण पुलिस जिले के अंदर आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर, किसके आवेदन पर? किसी व्यक्ति, एनी पर्सन इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, और काय का आवेदन कर सकता है कि शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होने पर नियुक्त की जाएगी। देखिए, अगर एक साधारण जिला है, ये साधारण पुलिस जिला है, इसमें ज़रूरत पड़ती है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए, यहाँ पर शांति और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल चाहिए, एडिशनल पुलिस फोर्स चाहिए, तो वो आवेदन कर सकता है। कहाँ आवेदन कर सकता है, आगे देखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सेक्शन 13 में आवेदन कौन कर सकता है? तो आवेदन कौन कर सकता है? एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। काय के लिए आवेदन कर सकता है? अतिरिक्त पुलिस बल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आवेदन किसके समक्ष होगा? सक्षम प्राधिकारी के समक्ष। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन होगा। सक्षम प्राधिकारी में पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक, ठीक है, DIG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, और SP, ये सब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। SP से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं उन सबके आवेदन किया जा सकता है। काय के लिए? पुलिस बल की आवश्यकता है शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब आपने आवेदन तो कर दिया, आवेदन करने के बाद उस पर जो ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो विचार करेगी और उसके बाद DM के साधारण निर्देश के अधीन DM से भी इसकी संस्तुति चाहिए होगी कि हाँ ऐसी आवश्यकता है, अतिरिक्त पुलिस बल या अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बिना DM की मर्जी के ये नियुक्ति नहीं की जा सकती है ना। तो किसके निर्देश के अधीन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देश के अधीन। जो पुलिस बल नियुक्त किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देश के अधीन रहेगा, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन कौन सक्षम प्राधिकारी है? SP से ऊपर के सभी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जाएंगे। अब अतिरिक्त पुलिस बल तो नियुक्त हो गया, शांति व्यवस्था भी बन गई, लेकिन इस सबका खर्चा, अब मान लीजिए आप कहें कि हमारे यहाँ शांति व्यवस्था कायम नहीं है और हमको अतिरिक्त पुलिस बल चाहिए। आप गए और SP के ऑफिस में आपने एप्लीकेशन दे दी और SP ने विचार किया और उसके बाद पुलिस बल नियुक्त कर दिया, तो क्या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी, इसीलिए तो व्यक्ति आवेदन नहीं करता। कोई भी व्यक्ति को पावर तो दी गई है लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लिखिए, देखिए, आवेदन करने वाले आवेदक पर पूरा खर्चा लगेगा जो एडिशनल पुलिस फोर्स का होगा। आवेदन करने वाले आवेदक पर पूरा खर्चा लगेगा। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि धारा 13 में
जो स्पेशल पुलिस फोर्स नियुक्त होगा उसका खर्चा कौन देगा? तो उसका खर्चा वो व्यक्ति देगा जिसने आवेदन किया है। ठीक है। अतिरिक्त पुलिस बल अलग अलग अवस्थाओं में नियुक्त किए जाते हैं। अभी आगे भी जो धाराएं वो इसी से संबंधित है, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब साधारण निर्देश तो किसका रहेगा? डीएम का। लेकिन जो पुलिस फोर्स है वो किसके आदेश के अधीन रहेगी? तो अतिरिक्त पुलिस बल जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगी है वो एसपी के आदेश के अधीन रहेगी। आवेदक 1 माह की सूचना देकर ऐसे बल को वापस लिए जाने का आवेदन दे सकता है। अब इसमें प्री के क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। किसके समक्ष आवेदन कर सकता है? तो आवेदन किसके समक्ष होगा? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के समक्ष। ठीक है। किसके निर्देश के अधीन रहेगी पुलिस फोर्स? जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के अधीन रहेगी। किसके आदेश के अधीन रहेगी अतिरिक्त पुलिस बल? तो एसपी के आदेश, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश के अधीन रहेगी। और उसका खर्च कौन व्यय करेगा? तो वही व्यक्ति जिसने आवेदन किया है। और एक क्वेश्चन बनेगा कि इसको वापस कैसे लिया जा सकता है? तो 1 माह की सूचना देकर ऐसे बल को वापस लिया जा सकता है। 1 माह पहले सूचना, आवेदक 1 माह की सूचना देगा कि आवेदन करेगा कि अब इस पुलिस फोर्स को वापस ले लिया जाए, तो 1 माह में वो पुलिस फोर्स वापस ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन 13 आपने पढ़ लिया। सेक्शन 13 समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि एक सिंपल सी जगह है जहाँ पे अशांति है और कोई व्यक्ति चाहता है यहाँ पुलिस फोर्स अपॉइंट हो, तो वहाँ पुलिस फोर्स अपॉइंट होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आवेदन कर दिया तो हो ही जाएगी। जब आप आवेदन करेंगे उसके बाद ये लोग विचार करेंगे, फिर जिला मजिस्ट्रेट की भी राय ली जाएगी, उसके निर्देश के अधीन फिर तब अपॉइंट किया जाएगा। इसलिए ये कठिन कार्य है, लेकिन आपके लिए सरल कार्य ये है कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए जो धारा 13 में आ सकते हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब धारा 14 पर आ जाते हैं। धारा 14 भी अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के संबंध में है, लेकिन ये पुलिस बल की नियुक्ति कहाँ होगी? रेलवे में, नहर में, अन्य लोक कर्म में, कोई विनिर्माणशाला है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई वाणिज्यिक समुत्थान है ना, कॉमर्शियल यूनिट है, रेल एवं अन्य कर्मों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस धारा में दिया है? धारा 14 में। अशांतिपूर्ण क्षेत्र के संबंध में प्रावधान किस धारा पर दिया है? धारा 13 पर। ठीक है। व्यक्तिगत खर्च से पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस धारा में दिया है? धारा 13 में। इसी तरीके से यहाँ पूछा जाएगा रेल या अन्य कर्मों में अतिरिक्त बल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान कहाँ है? धारा 14 में। ज़्यादा घुमाने वाला होगा तो पूछेगा किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पुलिस बल की नियुक्ति, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस धारा में? तो भी आपको बताना होगा धारा 14 में। ठीक है। अब क्या है? रेलवे, नहर, अन्य लोक कर्म, कोई भी निर्माणशाला या वाणिज्यिक संस्थान के संचालन में नियोजन व्यक्तियों के आचरण की निगरानी के लिए। किस लिए चाहिए? इसका जो संचालन है उसमें जो नियोजित व्यक्ति हैं, मतलब जो एम्प्लॉय हैं, उनके आचरण की निगरानी के लिए पुलिस फोर्स चाहिए। तो क्या होगा? अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति जो होगी वो कौन करेगा? वो करेगी राज्य सरकार की सहमति से पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर सकते हैं। कौन, किसको पावर दी गई धारा 14 में? पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक को पावर है कि वो राज्य सरकार की कंसेंट लें और ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करें। कब? जब ऐसे स्थान पर काम करने वाले लोगों के आचरण पर संदेह हो, शक हो या निगरानी की आवश्यकता हो, तो ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। इसका व्यय उस संस्था से वसूल किया जाएगा। जो इसमें खर्च होगा वो कौन देगा? अगर रेलवे में लोग अपॉइंटेड हैं तो रेलवे देगी, नहर विभाग में अपॉइंटेड है तो नहर विभाग देगी। जहाँ भी अपॉइंटेड हैं वहाँ के लोग इसका खर्चा देंगे, जिसके व्यय प्रभार उस संस्था से वसूल किए जाएंगे जहाँ वह कार्य जिसके अधीन संचालित है। ठीक है। तो अब ये व्यय के ऊपर हो गया कि अब क्वेश्चन इससे क्या क्या बनेगा। एक तो पहला मैंने आपको बता ही दिया कि रेल एवं अन्य कर्मों में अतिरिक्त बल की नियुक्ति। ठीक है। दूसरा है कि जो व्यक्ति कब किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है कब किया जाएगा, तो आप बता देंगे कि नियोजित व्यक्तियों के आचरण की निगरानी के लिए। ऑप्शन हो सकता है इतना बड़ा। ठीक है। अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कौन करेगा? पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक। किसकी सहमत आवश्यक है? राज्य सरकार की सहमत से। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि धारा 14 में पुलिस बल की नियुक्ति करते समय राज्य सरकार की सहमत आवश्यक है, नहीं आवश्यक है, ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती? तो आवश्यक और अनिवार्य है राज्य सरकार की सहमति। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसका व्यय वही संस्था उठाएगी
ना राज्य सरकार उठाएगी, ना जो व्यक्ति अपॉइंट करेगा वो उठाएगा। तो इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। धारा 13 अगर आपने अच्छे से समझी है तो 14 भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है पढ़ाते हुए क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी एंगल छूटे ना, और मेरा यही तरीका है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं और उसके बाद फिर उससे बनने वाले क्वेश्चन की संभावना बता दूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और इसीलिए मैं रिपीट कर करके चीज़ें बताता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब आप एग्जाम में बैठे वैसे तो तैयार करके जाइएगा, लेकिन अगर मिस हो तो ये लेक्चर आपको याद आए और आपके क्वेश्चन सही हो जाए। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त बल, धारा 15 प्रावधान करती है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त बल के संबंध में प्रावधान कहाँ है। धारा 15 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। धारा 14 में बता दिया है कि कहाँ कहाँ अतिरिक्त बल, और धारा 13 में बताया गया व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त बल। अब ये आ जाइए, ये सरकारी खर्च पर होगा, इसके बारे में क्या क्या खर्च होगा आगे देखेंगे। जब राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित उद्घोषणा के द्वारा या तो नोटिफाइड करेगी, किसमें, गजट में, गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा, या अन्य किसी एप्रोप्रिएट रीति से, अन्य किसी निर्दिष्ट रीति से कोई रीत विहित की गई है तो उससे, दो तरीकों से घोषित करे, डिक्लेयर करे। क्या डिक्लेयर करे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई ऐसा विक्षुब्ध या संकट में अवस्था में पाया गया कोई क्षेत्र है जहां पर विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में है, जहां पर अशांति होने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी अनुभाग या वर्ग के आचरण में ऐसा समीचीन हो, मतलब उस जैसे कोई क्षेत्र है, या तो ये घोषित करे कि ये संकटपूर्ण है, यहाँ पर शांति व्यवस्था संकट में है, या यहाँ पर रहने वाले निवासियों का जो आचरण है उसके अकॉर्डिंग अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। कौन कर रहा है यहाँ पे, पहले वाले में कोई व्यक्ति कर रहा था, दूसरे वाले में कोई संस्था कर रही थी, और यहाँ कौन कर रहा है, राज्य सरकार खुद कर रही है। किस तरीके से करेगी, राज्य सरकार कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो उसका तरीका या तो राजपत्र में अधिसूचित करे या किसी अन्य अप्रोप्रिएट तरीके से करे। अगर राज्य सरकार ऐसा करती तो क्या होगा, तब धारा 15(1) में पुलिस महानिरीक्षक या अन्य नियत प्राधिकारी उपरोक्त उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नियत पुलिस संख्या से अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की अनुमति से नियोजित करेगा। मतलब घोषित भी राज्य सरकार करेगी और जो अपॉइंटमेंट होगा वो भी राज्य सरकार की अनुमति से होगा, लेकिन करेगा कौन, करेगा या तो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक। जहां जहां पुलिस महानिरीक्षक है, आप पुलिस महानिदेशक समझ सकते हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपी के हमने आपको बताया था संशोधन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के साथ पुलिस तो पुलिस महानिरीक्षक या अन्य नियत प्राधिकारी उपरोक्त उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त पुलिस संख्या राज्य सरकार की अनुमति से करेगी। ठीक है, तो 15(1) से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं कि कौन किस तरीके से कौन अधिसूचित करेगा विक्षुब्ध या असंकटपूर्ण क्षेत्र, तो राज्य सरकार। किस तरीके से करेगी, या तो गजट द्वारा या अन्य निर्दिष्ट रूप से डिक्लेयर करेगी। क्या डिक्लेयर करेगी कि कोई क्षेत्र है यहाँ पर विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था है, या फिर यहाँ के निवासियों या उसके किसी वर्ग के आचरण से ऐसा समीचीन है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता पड़ेगी। और अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करने के लिए वो कहेगी किससे, पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक या फिर अन्य कोई नियत प्राधिकारी से। तो ये हो गई 15(1) और 15(2). आ जाइए 15(3) पर देख लेते हैं। अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उस क्षेत्र के निवासी उठाएंगे, स्टेट नहीं खर्चा उठाएगा। कौन उठाएगा, उस जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर शांति हो गई है और एडिशनल पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ी है, तो कौन उठाएगा, एडिशनल पुलिस फोर्स का खर्चा कौन उठाएगा, वो उस क्षेत्र के निवासी उठाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके शहर में कोई ऐसी स्थिति हो गई है कि कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, तो खर्चा कौन उठाएगा, आप लोग उठाएंगे। समझ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और क्यों नहीं होता आगे देखेंगे। खर्च का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। देखिए पावर आ गई और आपके लिए क्वेश्चन आ गया, खर्च का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। धारा 15 में या संकटपूर्ण स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के खर्च का निर्धारण कौन करेगा, तो आप गलती से कर देंगे कि पुलिस महानिदेशक नहीं, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो निर्धारण है उसमें क्या ध्यान में रखा जाएगा, निवासियों की आय के साधन को ध्यान में रखा जाएगा। निवासियों की आय के साधन को ध्यान में रखा जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए आपने खर्चा लगा दिया 1 करोड़ रुपए और वहाँ जो कमा रहे हैं वो मुश्किल से रोटी खा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसीलिए जिला मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, क्योंकि इनको ग्राउंड की जानकारी होनी चाहिए, ऐसा समझा जाता है
किसी बड़े अधिकारी को दे दें तो वो जाके नहीं पता कर सकता। अब आ जाइए 15.5 पे, राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे किसी खर्च के वहन के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के वर्ग या अनुभाग को छूट प्रदान कर सकती है। अब धारा 15.5 जो है यही तरीका है, जब कहीं कर्फ्यू लागू होता है या कोई ऐसी स्थिति बनती है कि अतिरिक्त पुलिस बल भेजना पड़ता है, रिजर्व पुलिस फोर्स भेजनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों से खर्चा नहीं लिया जाता। उसका कारण ये है, आपने कभी वसूली होते देखी नहीं होगी कि उस खर्चे की वसूली हो रही, लेकिन कानून तो है, समझ रहे हैं, कानून है और कानून का पालन भी हो सकता है। जैसे बुलडोजर पहले नहीं चलता था, अब चलता है, क्यों? क्योंकि कानून तो पहले भी था, अब उसका पालन कराया जा रहा। हालांकि उसका राजनीतिक प्रयोग किया जाए या गैर राजनीतिक प्रयोग किया जाए, उसमें हम लोग नहीं पढ़ते। आप लोग कानून के विद्यार्थी, आप जानते हैं कि बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका पालन कराया जाना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आप घर बनवा रहे हैं या घर में कोई स्थायी परिवर्तन कर रहे हैं, घर की बाहरी सीमा में या घर के ऊपर, तो आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। हम लोग नगर पालिका अधिनियम में ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज़ पालन नहीं हुई तो उसके आधार पर बुलडोजर चला दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए। तो कानून का पालन जब चाहेगी तब सरकार कराएगी। ऐसे ही मान लीजिए कहीं कोई किसी क्षेत्र में दंगा भड़के और ऐसी स्थिति में जो एडिशनल पुलिस फोर्स लगे, उसका खर्चा अगर वहाँ के लोगों से वसूला जाए तो फिर कितना अच्छा रहेगा। तो आदमी दंगा करने से डरेगा और दंगा को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धारा 15.5 का प्रयोग करके राज्य सरकार आदेश द्वारा इस खर्च को वहन करने के किसी व्यक्ति के ऐसे निवासियों के वर्ग या अनुभाग को छूट प्रदान कर देती हैं। ये छूट नहीं मिलनी चाहिए तो दंगा कम भड़केंगे। जैसे अभी जहांगीरपुरी में जो दंगा भड़का, अब वहाँ के लोगों से वसूली की जाए कि यहाँ पे जो एडिशनल पुलिस फोर्स लगा, उनकी तनख्वाह या उनके ऊपर जो खर्च हुआ वो आप लोग वसूल दीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये कंडीशन नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको क्या होता है, आप अपने आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, और उसी में अच्छाई है कि एक बार सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद अपनी पावर का प्रयोग करके चाहे जो कीजिएगा। तो धारा 15.4 से क्वेश्चन बनता है कि कौन खर्चा का निर्धारण करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। क्या ध्यान में रखा जाएगा? वहाँ के लोगों की आय देखी जाएगी, आय के साधन देखे जाएंगे उनके आधार पर। और राज्य सरकार छूट किस धारा में दी है? राज्य सरकार अतिरिक्त पुलिस बल के ऊपर हुए खर्च की छूट किस धारा में दे सकती है? तो धारा 15 और 5 में दे सकती है, ठीक है। 15.6 क्या कहता है? प्रत्येक उद्घोषणा में वह कालावधि कथित होगी जिसमें वह प्रवृत्त रहेगी और किसी समय प्रत्यायित की जा सके। मतलब जो डिक्लेरेशन यहाँ किया जा रहा है, धारा 15.1 में डिक्लेरेशन था ना, ये घोषणा, ठीक है, किसके द्वारा? राजपत्र में या अन्य निर्दिष्ट रीत से। तो ये कब वापस ली, कितने समय के लिए प्रभावी रहेगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि धारा 15 की जो उद्घोषणा है वो कितने समय प्रभावी रहेगी? तो उसके दो आंसर है। पहला आंसर तो ये कि जितना समय बताया गया हो उस उद्घोषणा में उतने समय, और नहीं बताया गया है तो जब तक उसको वापस नहीं लिया जाता तब तक, या बताए गए समय में भी वृद्धि कर सकती है राज्य सरकार, ठीक है। 3 कंडीशन है। तो आप आंसर क्या देंगे कि अगर उसमें ये क्वेश्चन आंसर है कि जितना कालावधि उद्घोषणा में है तो उस पर टिक कर देंगे। अगर ये है कि समय सीमा निश्चित नहीं है तो क्या उद्घोषणा प्रभावी होगी? तो हाँ, उद्घोषणा प्रभावी होगी। कब तक होगी? जब तक कि उसको वापस नहीं लिया जाता, ठीक है। तो कालावधि संबंध के बारे में ये प्रावधान है। अब धारा 15 का स्पष्टीकरण एक ये है, देखिए यहाँ पर निवासियों से खर्चा वसूला जा रहा है, जो वहाँ पर रह रहे हैं उन्हीं से खर्चा वसूलने की बात है ना। हालांकि प्रैक्टिकल में भले ही ना हो, लेकिन पढ़ना तो आपको यही है कि धारा 15.3 कहती है कि अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उस क्षेत्र के निवासी उठाएंगे। तो अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा निवासी उठाएंगे, तो निवासियों में कौन कौन आता है? ऐसे क्षेत्र के अंदर भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो व्यक्ति स्वयं धारित करता है, मतलब उसका ऑनर है, या अभिकर्ता के माध्यम से या सेवक के द्वारा धारण करता है। मतलब ऑनर तो वही है, लेकिन वो उसके लिए कौन रखे? अभिकर्ता रखा है या सेवक रखे हुए। तो ऐसी प्रॉपर्टी का जो स्वामी है वो वहाँ का निवासी माना जाएगा। ऐसे भूधारक जो क्षेत्र में सीधे रैयतों या अधिभोगियों से स्वयं अभिकर्ता या सेवकों द्वारा भाटक तक संग्रहित करते हैं, भले ही वहाँ निवास नहीं करते हैं। आपका ऐसे क्षेत्र में आपका मान लीजिए दंगा भड़का किसी एक्स जगह पर, और एक्स जगह में आप रहते नहीं हैं, आप तो वाई जगह में रहते हैं।
तो ऐसे में अगर एक्स जगह में आपका मकान है, दुकान है, तो भी आप उसके खर्चा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। यही निवासियों की परिभाषा है धारा 15 का स्पष्टीकरण में। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि निवासियों की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 15 के स्पष्टीकरण में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है निवासी व्यक्ति के अंतर्गत निम्न आते हैं: किसी स्थान के अंदर रहने वाला व्यक्ति, किसी स्थान में स्थावर संपत्ति रखने वाला व्यक्ति, किसी स्थान में जंगम संपत्ति रखने वाला व्यक्ति, या किसी स्थान से भाटक वसूलने वाला व्यक्ति। तो 3 ऑप्शन हटा के आप क्या करेंगे, कौन व्यक्ति निवासी नहीं है। तो निवासी कौन नहीं है, जो व्यक्ति वहां पर जंगम संपत्ति रखे है, जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो निवासी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में चाहे वह अभिकर्ता के माध्यम से कब्जा रखे या सेवक के माध्यम से रखे या फिर भाटक संग्रहित करता है, मतलब किराया वसूल करता है, किसी भी प्रकार से करता है, तो वो वहाँ का निवासी माना जाएगा और उसे प्रतिकर देना हो, उसे ये जो अतिरिक्त पुलिस वाला है उसका खर्चा देना होगा। अगली धारा पाते हैं, धारा 15 का प्रतिकर से संबंधित है। देखिए, मान लो कोई विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र है, मतलब सिंपल सी बात है, दंगा है या वहाँ पर अशांति है, मान लो पथराव हुआ है, तो उसके परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति को कोई मृत्यु कारित हुई है, मृत्यु या घोर उपहत ग्रीवियस हर्ट कारित हुआ है, या किसी संपत्ति की हानि हुई है, मान लीजिए दुकान जला दी गई, मकान जला दिया गया, गाड़ी जला दी गई, ऐसा कुछ भी, तो जिसके साथ ऐसा हुआ है वो कौन हो गया, पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, और क्यों हुआ ऐसा, दुराचरण के मामले में। और दुराचरण किसने किया है, जिस किसी ने किया, कोई निवासी या भूमि से हितव्यक्त व्यक्तियों जो वहां पर रहने वाले हैं, जिन्होंने दुराचरण किया है उस क्षेत्र में, तो ऐसे व्यक्तियों को कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन के लिए आवेदन किसके समक्ष करना होगा, डीएम या एसडीएम के मतलब समक्ष। ठीक है, प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन 1 माह के अंदर किया जाएगा। ऐसी घटना घटित होने के कितने दिनों के अंदर, डीएम एसडीएम के आवेदन करना होगा 1 माह के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये संशोधन करके 1 माह की अवधि को 3 माह कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, प्रतिकर के संबंध में कहाँ प्रावधान है, धारा 15 कहाँ में प्रावधान है। ठीक है, प्रतिकर के संबंध में कौन व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से जिसकी मृत्यु हो, घोर उपहत्या कारित हुई हो या संपत्ति की हानि हुई हो, वो पीड़ित व्यक्ति माना जाएगा। प्रतिकर के लिए आवेदन विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र में प्रतिकर के लिए आवेदन किसके समक्ष कर सकते हैं, तो डीएम या एसडीएम के समक्ष कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पहली बार एसडीएम को पावर मिल रही है, अभी तक एसडीएम का जिक्र कहीं नहीं आया था। तो ऐसे में डीएम या एसडीएम के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर कालावधि पूछी जाएगी, कितने दिनों में आवेदन कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पुलिस एक्ट में कितने दिनों में आवेदन का प्रावधान है, तो आप बताएंगे 1 माह के अंदर। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में आवेदन का प्रावधान कितने दिनों के अंदर है, तो 3 माह के अंदर आवेदन करना होगा। तो ये हो गया, और इस पर डीएम एसडीएम फिर जांच करेंगे और निर्णय लेंगे। तो ये प्रतिकर के संबंध में धारा होगी, धारा 15 का प्रतिकर के संबंध में। ठीक है, धारा 15 का आवेदन पर प्रतिकर हेतु पात्र व्यक्तियों को पहले जांच करेंगे, एक इंक्वायरी सेटअप करेंगे। धारा 15 का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि पहले इंक्वायरी करें डीएम एसडीएम, उसके बाद जब इंक्वायरी हो जाएगी और उनको लगता है कि प्रतिकर देना चाहिए, तो फिर प्रतिकर की निर्धारित करेंगे कि ये प्रतिकर मिलेगा। उसके वितरण की रीत बताएंगे, कैसे दिया जाएगा, एक साथ पूरा दे दिया जाएगा, किस्तों में दिया जाएगा, नाप तौल से कैसे दिया जाएगा। ठीक है, और प्रतिकर अंशदान राशि की घोषणा अनुपात में की जाएगी। मान लो प्रतिकर जो है वो वसूला भी तो जाएगा ना किसी से, जिसने, तो उसका क्या क्या अंशदान रहेगा, जिसने जितना नुकसान किया उस हिसाब से अंशदान का जो निर्णय होगा वो भी डीएम एसडीएम द्वारा किया जाएगा, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा। अब इसमें मान लीजिए कहीं पर नुकसान हुआ है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि एडिशनल पुलिस फोर्स अपॉइंट हो तभी आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। आप, अगर आपका नुकसान हुआ है, अगर आप प्रतिकर के हकदारी हैं, तो कंपनसेशन लीजिए। अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ अपॉइंट किया गया या नहीं किया गया हो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, परंतु प्रतिकर की घोषणा तब की जाएगी जब आवेदक को क्षति, बलवा या विरुद्ध जमाव से उत्पन्न हुई हो, आवेदक दोष रहित था। अब ये प्रतिकर कब दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में दंगा भड़का, ठीक है, वहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, परिस्थितियाँ खराब है, लेकिन वहाँ पर किसी ने कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि आपकी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो आपकी दुकान में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो आप प्रतिकर नहीं मांग सकते, भले ही आपकी दुकान से एक 500 मीटर दूर पर किसी ने बस जलाई हो। समझ रहे हैं? तो अगर वो जो आपको नुकसान हुआ है वो सीधा बलबा के मारे या विरुद्ध जमाव से उत्पन्न हुआ हो, या जो क्षति है वो जो लोग वहाँ पर अशांति फैला रहे उन्होंने की है, तभी आप प्रतिकर के हकदारी हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी थी, आपकी गाड़ी में किसी ने आके टक्कर मार दी, लेकिन उसके 100 मीटर दूर या 200 मीटर दूर पर दंगा हो रहा है, लोग इकट्ठे हैं
और कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो विधि विरुद्ध है, लेकिन जो आपको टक्कर मारी उसका उस भीड़ से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रति करके जो आप सिविल सूट दाखिल कीजिए कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया और इन्होंने टक्कर मार दी, लेकिन यहाँ पर इस एक्ट में और इस धारा में आप प्रतिकर के लिए दायी नहीं होंगे। मैं आपको कोशिश करता हूं कि सामान्य से सामान्य भाषा में समझा पाऊं जितना भी। जहां अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मिशन एपीओ, मिशन एपीओ, क्योंकि एपीओ के लिए हम लोग इतने अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए मिशन एपीओ और बताइए भी कि आपको ये जो तैयारी है वो लग कैसी रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तभी हम इसको आगे जारी रखें। ठीक है। राज्य सरकार को शक्ति है कि वह प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है। मतलब अगर किसी ने दंगा किया है और या फिर किसी के माध्यम से ऐसी क्षति हो गई है जिसमें क्षति उसको देनी चाहिए, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, छूट प्रदान कर सकती है। आपसे क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि छूट कौन प्रदान कर सकता है, तो छूट स्टेट गवर्नमेंट प्रदान कर सकती है। ठीक है। इस धारा में की गई उद्घोषणा अंतिम होगी। जो धारा 15 में उद्घोषणा है प्रतिकर की वो अंतिम होगी, लेकिन इसका 2 जगह पुनरीक्षण हो सकेगा। कहाँ कहाँ पुनरीक्षण हो सकेगा? एक आयुक्त के पास जो उस क्षेत्र का कमिश्नर होगा उसके पास, और एक राज्य सरकार के समक्ष। ठीक है। जो ये आदेश दिया जाएगा वो अंतिम होगा, लेकिन राज्य सरकार के समक्ष और आयुक्त के समक्ष इसका पुनरीक्षण हो सकेगा। यदि प्रतिकर निर्धारित कर दिया जाता है तो फिर सिविल सूट दाखिल नहीं होगा। सिविल सूट को डिवार किया गया है धारा 15 का 5 में। धाराएं जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे उपधारा और पूछी जा सकती है, निम्न में से किस उपधारा में सिविल सूट को रोका गया है? धारा 15 का 1, धारा 15 का 4, धारा 15 का 5, धारा 15 का 3। तो आप बताएंगे धारा 15 का 5 में सिविल सूट को रोका गया है। ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर प्रतिकर निर्धारित हो गया है धारा 15 में, 15 का में प्रतिकर निर्धारित हो गया, तो क्या ऐसा व्यक्ति सिविल सूट भी दाखिल कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा व्यक्ति सिविल सूट दाखिल नहीं कर सकता है। उपधारा 6, इस धारा में निवासी शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 15 में दिया गया था। धारा 15 में निवासी शब्द का क्या अर्थ था, जो हमने आपको परिभाषा बता दी थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निवासी की परिभाषा पुलिस एक्ट में कहाँ पर दी गई है, तो भूल से भी धारा 1 मत लगा दीजिए, क्योंकि वहां निवासी की परिभाषा नहीं दी गई है। निवासियों के लिए परिभाषा धारा 15 के स्पष्टीकरण में दी गई है। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब एक छोटा सा अंतिम सेक्शन है। प्रतिकर निर्धारित हो गया, अतिरिक्त पुलिस बल, पहले अशांति, पहली बिल अतिरिक्त पुलिस बल लग गया। अतिरिक्त पुलिस बल का अलग अलग धाराओं में अलग अलग लोगों ने खर्चा उठा लिया, फिर उस अशांति के परिणाम स्वरूप कुछ क्षति हुई, छत के लिए प्रतिकर की व्यवस्था देख ली। अब प्रतिकर की वसूली कैसे होगी, इस धारा 16 में बताया गया है। धारा 16 किस बारे में? प्रतिकर की वसूली। धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन अगर कोई राशि बनती है, देय होती है कोई राशि, तो उसकी वसूली मान लीजिए किसी संस्था ने अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्त कराई थी, जैसे धारा 14 में हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो जो फीस है वो नहीं दे रहा। ठीक है। या धारा 15 का में प्रतिकर निर्धारित किया, वो प्रतिकर नहीं मिल रहा, तो उसकी जो सभी वसूली होगी वो कौन करेगा? उसकी पावर डीएम के पास है। और डीएम कैसे वसूलेगा? या तो सीआरपीसी की धारा 386-87 में जैसे जुर्माना वसूली की जो रीति दी है उसके तहत डीएम वसूलेगा, या सक्षम न्यायालय में बाद लाके भी डीएम वसूल कर सकता है। और वसूली के बाद जब पैसा मिल जाएगा तो वो पात्र व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ये पूरी कार्रवाई है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। पावर पूछी जाएगी किसके पास है, डीएम के पास है, किस रीत से वसूलेगा ये भी पूछा जाएगा, तो ये आप देख लीजिएगा। तो या एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि धारा 13, 14, 15 या केवल धारा 14 पूछ ली या केवल धारा 15 पूछ ली, मैं जो प्रतिकर निर्धारित किया गया है या धारा 15 की वजह से जो प्रतिकर निर्धारित किया गया है वो किस धारा में वसूलने का प्रावधान किस धारा में है, तो उसका आंसर होगा धारा 16 में है। तो ये हो गया आपका शांतिपूर्ण क्षेत्र में हुई हानि के कारण प्रतिकर की व्यवस्था, प्रतिकर की वसूली की व्यवस्था। कोशिश मैंने की है कि सभी पॉइंट कवर हो जाए, अगर एक आध रह गया होगा तो वो एमसीक्यू के दौरान कवर हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको प्रेरित करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊँ। पेड ग्रुप लेकर और इस एक्ट को पढ़ने से अच्छा ये है कि आप इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए और अपने पैसे को बचाइए। मेरी कोशिश है कि पैसा हो ना हो, किसी की पढ़ाई बाधित ना हो, और उसी मुहिम में मैं लगा हुआ हूं। मैं आपको पूरा एपीयू का कोर्स फ्री में उपलब्ध कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और सुबह आपका
11 बजे वीडियो आता है पुलिस एक्ट का अभी, उसके बाद फिर लॉ के अदर सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, और शाम को 6 बजे आपका वीडियो काय का आता है, 6 बजे आपका वीडियो आता है जीएस का। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, आज शाम के वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का कंपाइलेशन आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग कल से दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। धन्यवाद।